दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जब जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता पर शासन के लिए बनाया गया लोकतंत्र कॉरपोरेट के लिए, कॉरपोरेट के द्वारा और जनता से वसूली करने वाले लोकतंत्र में तब्दील हो जाए तो जनमत को आए हुए हफ्ता क्या 6 महीने और 1 साल भी बीत जाए और जनता को खुद मुख्तारी का हक ना मिले, यानी अपनी सरकार ना मिले, तो इसे ही तो अमृतकाल कहते हैं। और अमृतकाल की इस व्यवस्था के लिए, इस प्रकार के नए स्वरूप के लोकतंत्र को देखने के लिए महाराष्ट्र तो अभी झांकी है, अभी देश के अलग अलग राज्य बाकी हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, 23 नवंबर को आया हुआ नतीजा आज 2 दिसंबर की तारीख तक भी सरकार में तब्दील होता हुआ नहीं दिखा, तो आखिर सरकार और सरकार राज के बीच का फर्क जो आमतौर पर लोगों ने 15 अगस्त 1947 की सुबह सपने को हकीकत में बदलते हुए देखा था, क्या उस हकीकत को अब फंसाने के रूप में मान लेने की नियति ही लोकतंत्र बन गई है? महाराष्ट्र में बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है। महाराष्ट्र में वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ पार्टी है, दूसरी तरफ विधायक दल है, तीसरी तरफ सुप्रीमो कल्चर है, चौथी तरफ सुप्रीमो कल्चर के ऊपर जो नागपुर में सुप्रीमो बैठा हुआ है, उस सुप्रीमो की घटती हुई साख है। और इन सब से आगे सत्ता जो चाहेगी वही विधायक दल को करना मजबूरी होगी। ये रवायत भले ही इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस पार्टी ने डाली थी, लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी इससे रत्ती भर भी अछूती नहीं है, रत्ती भर भी भिन्न नहीं है। बात मुख्यमंत्री बनाने की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, बहुमत के आंकड़े से महज 12 सीटें कम। लेकिन 12 सीटें कम होने के बावजूद 12 दिनों बाद भी यदि सरकार लोगों को दिखाई न दे तो इस जनमत को किस रूप में माना जाएगा? आखिर दिक्कत कहां आ रही है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा? दरअसल एक तरफ कॉरपोरेट लॉबी का दबाव है, दूसरी तरफ दूसरे खेमे के कॉरपोरेट का दबाव है, तीसरी तरफ दिल्ली में उत्तराधिकार की जंग को और तीखा बनने से रोकने की परिस्थितियां हैं, और चौथी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर का वो पावर इक्वेशन है जिस पावर इक्वेशन के बीच सत्ता गुजरात लॉबी के हाथ में ही हस्तांतरित हो। जब भी हस्तांतरण की नौबत आए, दिल्ली की सत्ता गुजरात लॉबी से गुजरात लॉबी के हाथ में ही हस्तांतरित हो, इसकी पूरी बुनियाद रखे जाने की कवायद है। अब इन सब को अलग अलग नजरिए से थोड़ा विस्तार से देखने की कोशिश करें तो 2-3 बातें क्लियर होती है। पहली, यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो बात जेपी नड्डा ने 8-10 महीने पहले कही थी कि भाजपा को अपनी अंदरूनी राजनीति करने के लिए संघ की जरूरत नहीं होती, अब वो हकीकत में दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस राज्य में संघ की स्थापना हुई, जहां संघ का मुख्यालय है, वहां भी यदि सरकार बनाने के लिए संघ को ना पूछा जाए, संघ की पसंद को तवज्जो ना दी जाए और संघ से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में कोई बात तक ना करे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के रास्ते कितने मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। और रास्ते देवेंद्र फडणवीस के मुश्किल नहीं हो रहे, रास्ते तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोकतंत्र के मुश्किल हो रहे हैं कि आखिर विधायक दल ही जब अपने विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं कर पाएगा, संसदीय दल ही यदि अपने नेता का चुनाव नहीं कर पाएगा, और भाजपा संसदीय दल के पहले आप देख चुके हैं कि एनडीए की बैठक ही सीधे बुला करके नेता के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, तो वही कवायद तो महाराष्ट्र में की जानी है। और जब महाराष्ट्र में वही कवायद की जानी है तो इसे किस रूप में लिया जाना चाहिए? संघ को कोई पूछ नहीं रहा, नितिन गडकरी से कोई चर्चा तक नहीं कर रहा, विधायक दल में विधायकों के बीच रायशुमारी की प्रक्रिया को पहले ही दफन किया जा चुका है। और अब जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पर इतनी बड़ी जीत मिली, यदि यह चुनाव सही तरीके से हुआ है तो इसे बड़ी जीत ही मानेंगे। यदि एक बड़ी जीत मिली जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पर, वो अपने गांव जाके बैठा हुआ है, और जब वो मुख्यमंत्री अपने गांव जाकर बैठा हुआ है तो सूत्रलोक के पत्रकार नतीजे आने के दिन से ही, उसके एक दिन पहले से ही जो मुख्यमंत्री बना रहे थे, वो ऐसा लगता है कि सूत्रलोक के पत्रकार भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उन्हीं के गांव चले गए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे तो बीमार बताए जाते हैं,
पूरी उम्मीद है कि सूत्रलोक के पत्रकार जो नई नई खबरें देते हैं, सत्ता किसकी बनेगी, पावर इक्वेशन कैसे सेट होगा, इसकी पल पल की जानकारी देने के लिए एक दूसरे के साथ जद्दोजहद करते रहते हैं। वो सूत्रलोक ही पता नहीं किस लोक में तब्दील हो गया है, ये लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन सूत्रलोक की पत्रकारिता तो तब चलती है जब दलों में आंतरिक लोकतंत्र होता है। यहां दलों की बात छोड़िए, यहां तो दलों के अंदर के दलदल के बीच जो फल फूल रहा है वो कॉरपोरेटवाद फल फूल रहा है। और कॉरपोरेट का एक बड़ा हिस्सा जो गुजरात लॉबी से आता है, वो देश के सबसे अमीर माने जाने वाले राज्य, जहां की जनता का बड़ा हिस्सा भले ही गरीब हो, लेकिन राज्य की अमीरी कागज पर जो दिखती है, उस अमीरी में गुजरात लॉबी के कॉरपोरेट भी अपना ठीक ठाक हिस्सा चाहते हैं। और उस हिस्से के लिए देवेंद्र फडणवीस एक कांटा दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की सत्ता की टकराहट और महत्वाकांक्षाओं की टकराहट के बीच उत्तराधिकार की जंग जो अब तक योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच देखी जा रही थी, अब उस उत्तराधिकार की जंग में देवेंद्र फडणवीस की एंट्री ना होने पाए, यह एक मुद्दा है। इसके आगे बढ़कर देखें कि क्या देवेंद्र फडणवीस वाकई इतने कमजोर हैं? क्या उस स्थिति में है देवेंद्र फडणवीस कि दिल्ली जो चाहे वो कर लेगी? फिलहाल तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़ी ताकतें पूरी तरह से घर में बैठ गई है। दरअसल संघ को पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन संघ अपने तरीके से कोशिश तो कर रहा है, भले ही उसकी बातों को तवज्जो न दी जाए। गुजरात लॉबी के कॉरपोरेट के दायरे से बाहर निकल के देखें तो महाराष्ट्र लॉबी का भी एक कॉरपोरेट है। कई सारे घराने उसमें हैं जो गुजरात लॉबी के कॉरपोरेट से सीधे सीधे लोहा लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस के पीछे कोई भी दांव लगाने को तैयार है। लेकिन कोई भी दांव जब लगाने के लिए वो तैयार दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बीच क्या देवेंद्र फडणवीस को पार्टी के आला कमान कल्चर के जबड़े से निकालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएंगे? यह सवाल अभी बना ही हुआ है कि दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सामाजिक समीकरणों का भी हवाला दिया जा रहा है। सामाजिक समीकरण क्या है? मराठा वर्सेस नॉन मराठा। बहुत खुलकर कहें तो मराठा वर्सेस ओबीसी मुख्यमंत्री की लड़ाई में आखिर 3% आबादी वाले ब्राह्मण समुदाय के नेता देवेंद्र फडणवीस की भूमिका कहां बनती है? क्या वो उन्हें महाराष्ट्र में भजनलाल शर्मा बनाकर उतारा जाएगा? और क्या भजनलाल शर्मा वाली भूमिका को स्वीकार करेंगे? जो देवेंद्र फडणवीस का मिजाज है वो देखते हुए ऐसा नहीं लगता। कभी राजनाथ सिंह को किनारे लगाना था तो योगी आदित्यनाथ को लाया गया उन्हीं की बिरादरी से। कभी नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर करना था तो उन्हीं की बिरादरी और उन्हीं के शहर से देवेंद्र फडणवीस को लाया गया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस प्यादा ही नहीं बने, बल्कि प्यादा से आगे बढ़कर सह और मात के खेल में वजीर बनने का सपना भी पाल बैठे। और वजीर बनने का सपना पालना कोई बुरा नहीं था, लेकिन वजीर बनने के सपने को पालने की कोशिश में वो उस लॉबी के साथ कहीं ना कहीं बिना टकराहट की भूमिका अख्तियार किए खुद भी टकराते हुए दिख गए, जहां कि उन्हें टकराना नहीं चाहिए था। और सियासत के चाल चरित्र और चेहरे को समझने की बजाय उस खेल का वो हिस्सा बन गए जिस खेल में वजीर से प्यादा तक उन्हें बना दिया गया। जी हां, वो खेल था गुवाहाटी मॉडल। जब गुवाहाटी मॉडल खेला जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहें तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन गुजरात लॉबी के इस लिहाज से कहें तो उसकी जरूरत थी। क्यों थी? जरूरत इसलिए थी कि जो उत्तर प्रदेश के नेता की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को दबाया नहीं जा रहा था, महाराष्ट्र में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस स्वाभाविक जीत के साथ 2024 के विधानसभा चुनाव में आते तो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को वैसे ही दबाया नहीं जा सकता था जैसे 2012 की जीत के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लाल कृष्ण आडवाणी और पूरी लॉबी दबा नहीं पाई थी। ये खतरा था और इस खतरे को टालने के लिए जिस सह और मात की रणनीति का इंतजाम किया गया, उसका वो खेल खेला गया और उस खेल में जिस गुवाहाटी मॉडल को शिवसेना को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसमें पहला मोहरा देवेंद्र फडणवीस को ही बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस मोहरा बने और देवेंद्र फडणवीस को यह लगा कि इस खेल में खुद को चैंपियन साबित कर वो दिल्ली दरबार की आंखों के तारे हो सकते हैं। लेकिन दांव यही उल्टा पड़ गया। उस खेल में सबसे पहले तो नौबत ये आई कि जेपी नड्डा को ट्वीट कर बताना पड़ा कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना है।
और देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम बनने के लिए भारी मन से पहुंचे, उस वक्त मंच पर 2 ही कुर्सियां थी, गवर्नर और सीएम डेजिग्नेट एकनाथ शिंदे के लिए। लेकिन तीसरी कुर्सी लगाई गई देवेंद्र फडणवीस के लिए, और तीसरी कुर्सी भारतीय जनता पार्टी में उन्हें तीसरे पायदान पर रखने में भी कामयाब होती हुई नहीं दिखी। अब यदि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वही स्वाभाविक गति उनकी होगी जो शिवराज सिंह चौहान की हुई, जो वसुंधरा राजे की हुई, जो बीएस येदियुरप्पा की हुई, और जिस गति को प्राप्त करने से अभी तक योगी आदित्यनाथ बचे हुए हैं। इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि सतत रूप से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वैसे ही बने हुए हैं जैसे तमाम तरह की संधियों और दुर्विसंधियों को दरकिनार करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 की ताजपोशी और 2002 के सांप्रदायिक बवाल के बाद भी लगातार चुनाव दर चुनाव अपनी कुर्सी पर जमे हुए थे। कुर्सी पर जमे हुए नेता को हटाने के लिए शिवराज सिंह चौहान मॉडल के लिए चुनाव का इंतजार करना पड़ता है, और वो चुनाव का इंतजार उत्तर प्रदेश में जाकर 2027 में पूरा होता है। लेकिन 27 तक योगी आदित्यनाथ सुरक्षित है, अब इस बात में कोई संदेह नहीं, क्योंकि चाहे जैसे भी हो, लोग माने या ना माने, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव का नतीजा भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चाहे किसी भी तरीके से संभव हो अपने पक्ष में किया जरूर है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के पक्ष में क्या किया और विपक्ष में क्या किया? देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल बीजेपी के पक्ष में जो किया वो यही किया कि सरकार बनवाने में 2022 में गुवाहाटी मॉडल और 50 खोके एकदम ओके के कथित नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने में अपनी भूमिका निभाई। और उस भूमिका के बाद भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व का संकट जब दिखाई देने लगा तो गुजरात लॉबी के लिए वहां पर रास्ता खुलना शुरू हुआ। रास्ता खुला बरास्ते एकनाथ शिंदे, और बरास्ते एकनाथ शिंदे जो रास्ता खुला वो बरास्ते अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में एक मार्जिनलाइज प्लेयर की स्थिति तक तो ले आया। लेकिन याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी को ही मार्जिनलाइज प्लेयर की स्थिति तक ले आया, उसे ही सीमित करता चला गया। लेकिन गुजरात लॉबी के लिए तो असीमित संभावनाओं का द्वार खोलता चला गया। और वो द्वार कब तक खुला रहेगा? वो द्वार तभी तक खुला रहेगा जब एकनाथ शिंदे या एकनाथ शिंदे टाइप खेल महाराष्ट्र में चलता रहेगा। उस खेल के लायक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश को दिल्ली में बैठी हुई गुजरात लॉबी आसानी से पूरा कर लेगी। लेकिन उसे पूरा करने की दिशा में रोड़े कौन कौन से हैं? मैंने बताया, संघ चुप बैठा हुआ है क्योंकि उसे पूछा नहीं जा रहा। नितिन गडकरी चुप बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें पूछा नहीं जा रहा। लेकिन नितिन गडकरी को देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी से कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि नागपुर में उनके ग्लैमर को कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है वो देवेंद्र फडणवीस की दमदार उपस्थिति से पहुंचा है। तो देवेंद्र फडणवीस किनारे होते हैं, मुख्यमंत्री कोई भी बनता है तो नितिन गडकरी के लिए विन विन सिचुएशन होगी, चाहे ऐसे या वैसे। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में जो चेहरा नाम लिया जा रहा था विनोद तावड़े का, विनोद तावड़े कहां गए? कैश वाला मामला, कैमरे की मौजूदगी, एफआईआर, ये सारे मामले जब सामने आ गए तो विनोद तावड़े का नाम ऑटोमेटिकली अपने ही खुद ब खुद भाजपा के नेता लाने की स्थिति में नहीं है। शिंदे जरूर गांव गए हैं, सत्ता की संभावनाएं उनके साथ गांव नहीं गई है, लेकिन शिंदे के गांव जाने ने एक संदेश जरूर दे दिया है कि जो ताकतवर मराठा लॉबी महाराष्ट्र में सत्ता में अब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी हो, यदि देवेंद्र फडणवीस के 5 साल के कार्यकाल को छोड़ दे तो सत्ता में अपनी मजबूत भागीदारी को रखती आई है। अब उस ताकतवर मराठा लॉबी को यह लग रहा है कि गुजरात लॉबी ने 2022 में सह और मात के खेल में उसे प्यादा बना दिया। लेकिन प्यादा बनाने की इस प्रक्रिया के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी खुद भी तो प्यादा नहीं बन रही? क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी हार कर जीतने वाली बाजीगर तो नहीं बन रही? बाजीगर तभी बनेगी जब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली दोनों पार्टियों के 98 विधायक किसी कॉमन नेम पर सहमत हो जाएंगे कि इस नाम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर महाविकास आघाड़ी से सहमति बने तो दोनों को ऐतराज नहीं है। लेकिन यह होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन यह भी होता हुआ नहीं दिख रहा। देवेंद्र फडणवीस की संभावनाओं पर भी ग्रहण लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 2 ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए।
निर्मला सीतारमण एक ऑब्जर्वर है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी दूसरे ऑब्जर्वर है। लेकिन कमाल देखिए, इस देश की अर्थव्यवस्था डायलिसिस पर है, इस देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट नीचे गिरी हुई है, इस देश में रोजगार का संकट सबसे बड़ा संकट बना हुआ है, इस देश में जीएसटी से जुड़ी हुई जो व्यवधान जो वहां देखने को मिल रहे हैं उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा, और इस देश के मिडिल क्लास के बीच डिमांड को खत्म हो जाने की स्थिति इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बटाधार कर रही है, उसकी संभावनाओं को स्वाहा कर रही है। लेकिन वित्त मंत्री का काम क्या है? नॉर्थ ब्लॉक के मंत्रालय को छोड़कर चाहे बिहार के मिथिला में जाकर के वहां कुछ करना हो, चाहे महाराष्ट्र में जाकर के विधायक दल के नेता में ऑब्जर्वर की भूमिका निभानी हो, इससे ज्यादा उनकी भूमिका वित्त मंत्रालय में जो लोग देखना पसंद करते थे उन्हें निराशा हाथ लग रही है। लेकिन निराशा तो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स को भी हाथ लग रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अब तक पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की एक सीरीज देखी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, इसके साथ साथ राजस्थान, और जब तक कर्नाटक में सत्ता में थी तो बसवराज बम्बई के रूप में भी एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री की भूमिका को देखा। लेकिन अब पर्ची वाले मुख्यमंत्री से पर्ची वाली पार्टी बनने की तरफ बीजेपी जब बढ़ रही है, उसमें, उस पूरे खेल में, उस पूरी कवायद में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति बन रही है? आडवाणी की पार्टी होने वाली का दावा करने वाली पार्टी अब एक कॉरपोरेट के पीछे चलने वाली बस एक मामूली संगठन पर दिखाई दे रही है। संगठन से बड़ा व्यक्ति हो गया, और संगठन से बड़ा जब व्यक्ति होता है किसी भी संगठन में तो वही होता है जो लोगों ने आज तक देखा। 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने दिया था। क्या हुआ अगले चुनाव में? इंदिरा गांधी की भी रुखसती हुई सत्ता से, और संसद से भी उनकी रुखसती हुई, क्योंकि रायबरेली के लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने लायक भी नहीं समझा था। तो जब संगठन से व्यक्ति बड़ा होता है तो पार्टी का वैसे ही बटाधार होता है। संगठन से व्यक्ति बड़ा करने की कवायद देवताओं के देवता नाम के शब्द ने जैसे ही जेपी नड्डा की जुबान पर कदम रखा, उसी के साथ तय हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर अब पार्टी विद द डिफरेंस, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इनर डेमोक्रेसी, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र, और इन सब से आगे जनता को, नागरिक को लाभार्थी समझने वाली व्यवस्था ही जब वोट जुगाड़ू व्यवस्था में तब्दील हो जाए तो फिर कौन देवेंद्र फडणवीस, फिर कौन विनोद तावड़े, फिर कौन एकनाथ शिंदे, फिर कौन उद्धव ठाकरे, फिर कौन शरद पवार, फिर कौन राहुल गांधी, फिर कौन मल्लिकार्जुन खड़गे, और फिर कौन चंद्रशेखर बावनकुले। आज की तारीख में वही सत्ता के शीर्ष पर जाएगा जिसके पास सत्ता के सामने चरण वंदना करने के लिए सबसे बेहतरीन मंत्रोच्चार की क्षमता होगी। यह मंत्रोच्चार की क्षमता आपने देखा होगा, कहीं लाठी भाजने वाले को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कहीं ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही श्रद्धांजलि देने की हद तक चले गए। यह स्लिप ऑफ टंग ही था, लेकिन व्यवस्था के अंदर ऐसे लोगों को लाया गया जिसने प्रशस्ति और श्रद्धांजलि के बीच का फर्क नहीं पता। तो इस फर्क को नहीं जानने वाला व्यक्ति आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर काबिलियत की पायदान पर सबसे ऊंचा समझा जाता है। शायद देवेंद्र फडणवीस इस पायदान पर सबसे ऊंचे नहीं समझे जा रहे हैं, शायद मुरलीधर मोहोल इस पायदान पर सबसे ऊंचे नहीं समझे जा रहे हैं, शायद चंद्रशेखर बावनकुले इस प्रावधान पर, इस पैरामीटर पर सबसे ऊंचे नहीं समझे जा रहे हैं। जो ऊंचे समझे जा रहे हैं उनका नाम तो लिफाफे में बंद है, पर्ची में बंद है। तो इंतजार कीजिए पर्ची का, और देखते जाइए कि कॉरपोरेट की पसंद, गुजरात लॉबी की पसंद, अमित शाह की पसंद, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपी गई पसंद, और संघ और नितिन गडकरी से बिना पूछी गई पसंद, कौन आपके सामने अगले 1-2 दिनों में सामने आता है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो इस देखने के लिए फिलहाल दिल थाम कर इंतजार करें कि नया चेहरा कौन होता है, और नया चेहरा निश्चित तौर पर एक ऐसे चेहरे के रूप में आपको दिखाई देगा जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद से ज्यादा किसी न किसी कॉरपोरेट के या किसी न किसी सत्ता के शीर्ष के व्यक्ति की चरण वंदना करने में ज्यादा मशगूल दिखाई देगा। वही उसकी नियति है, और वही सत्ता की भी नियति आजकल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।